थोड़ा सा पहले हमने वर्ण की परिभाषा देखी थी और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा हिंदी में वर्ण कितने हैं? हाँ, क्लियर है, लेकिन इसकी जाएगा था उच्चारण के हिसाब से। उच्चारण के हिसाब से कितने? 45। कितने वर्ण है? 45 वर्ण है, जिसमें से 10 स्वर, 33 व्यंजन है। पावर में देखिए क्या आ जाएंगे? 11 स्वर आ जाएंगे, 13 स्वर आ जाएंगे, 33 जे हो जाएंगे, 4 संयुक्त हो जाएंगे। इस तरीके से 52 हो जाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से कितने हैं? ठीक है ना। और ये हमने क्रम देखा था इनका किस तरीके से एक भाषा बनती है। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है ध्वनि से। ध्वनि का लिखित रूप कहलाता है क्या? वर्ण। वर्ण से बनता है क्या? अक्षर। अक्षर से बनता है शब्द। शब्द से पदबंध। पदबंध से उपवाक्य। उपवाक्य से वाक्य और वाक्य से भाषा बन जाती है। ठीक है ना। भाषा के मैंने 3 अंग बताए थे आपको। वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। ठीक है ना। वर्ण का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है कि भाषा का सबसे पहला अर्थपूर्ण, सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई मैंने बताई थी आपको शब्द। आया और भावार्थ रूप बताया था क्या? वाक्य। सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वाक्य होता है। तो क्वेश्चन किए थे सारे सारे, बता दिया था मैंने आपको पूरा का पूरा। ध्वनि या वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, स्वर्ण और व्यंजन। स्वरों को संस्कृत में अक्ष कहते हैं और संस्कृत में कितनी संख्या है इनकी? 13। कितनी है? 13। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11। उच्चारण की दृष्टि से 10। सही है ना। अब 13 आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने लिखवाया तभी आपको परंपरागत तरीके से स्वरों की संख्या कितनी है? 13। अब 13 में देखिए ये तो हो जाते हैं कौन से? 11 तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो ये हो गए, है ना। अब 13 की दृष्टि से संस्कृत के 13 में ये थोड़ी मान लें कि ये आ गए दोनों, ये तो अयोग भाग है। कौन है ये? और अयोग भाग ये किसने बताया इनको? अयोग भाग किसने कहा है? ये तो हो गए अयोग भाग। और इन्हें कहा है किसने? किशोरीदास वाजपेयी ने। किशोरीदास वाजपेयी ने अयोग भाग बोलते हैं। और आप जानते हैं इनका उपयोग केवल स्वर के बाद ही होता है। इनका उपयोग क्या होता है? स्वर के बाद ही होता है। ठीक है ना। तो वर्णों के व्यंजनों के साथ तो होते ही नहीं, व्यंजन रहते ही। तो यार हाँ या ना? क्लियर है ना। अब ये 13 में नाम बोल रहा हूँ तो 13 में 11 तो हो ही गए थे। 11 तो ये लिखा है, तो 2 और कौन से हैं? क्या? 2 और कौन से हैं कि जिनसे क्या हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। तो नाम सुनना, मैं 13 का पूरा नाम भी दिखा रहा हूँ। 2 और कौन से हैं जिनके कारण की संख्या परंपरागत तरीके से आप मूल स्वर ठीक है संस्कृत से उत्पन्न होते हैं 13 हो जाते हैं। ध्यान रखना ये लिखा है क्या है इसे? ये पढ़ते हैं तो रेर कोई भी ये पढ़ता है कि नहीं? इसका एक और रूप होता है दीर्घ। दीर्घ भी होती है। दीर्घ भी, जैसे आ का दीर्घ का होता है बड़ा, ई का दीर्घ का होता है बड़ी, ऊ का दीर्घ का है बड़ा ऊ। ऐसे री का भी का होता है दीर्घ ई री होती है। लेकिन दीर्घ बनती कैसे? इससे ये बड़ा बना, इससे ये बड़ा बना, इससे ये बड़ा, इससे बड़ा कैसा होता है? तो इससे बड़ा दीर्घ कैसा होता है? ये तो होगा का री, ये और बना था ये दीर्घ री। क्या ये? दीर्घ री। समझ में आया कि नहीं आया? एक तो ये होगा, एक होता है, एक है ली। री बोल रहे हैं क्या? ला और रा के साथ में बोल रहे री। री आ जाता है। तो हो गए ना 11 बे और 2 जे, कितने हो गए? 13। समझ में आया कि नहीं आया? पर ये संस्कृत में माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? संस्कृत में माने जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? 13 कैसे वाले? हिंदी के 11 प्लस 2 संस्कृत के। संस्कृत के कौन से हैं? एक दीर्घ री और एक री, इन्हें मिला के कितने हो जाते हैं? 13। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कोई ये भी कह देता है, सुनना चाहते स्वरों की संख्या 10 है, उच्चारण के बिना ही 10 कह देते हैं। कितने पढ़ते हैं हिंदी में स्वर?
11, उच्चारण के हिसाब से 10। फिर कोई ये कहता है हिंदी में स्वरों की संख्या 10 है, उससे पूछो क्यों है 10, तो भी कह देते हैं ये री है ना, वो इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं करता वो। अब उससे पूछो क्यों नहीं होता, कि वो ये कहता है री तो संस्कृत की भाषा है, री शब्द जो है, री वर्ण जो है वो काय का है, संस्कृत का है, काय का है। और वास्तविकता में ये संस्कृत का है, काय का है, संस्कृत का है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि संस्कृत की तत्सम ध्वनि है जो हिंदी में भी तत्सम के रूप में प्रयोग की गई है। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं, मतलब तत्सम और तद्भव होते हैं ना, तत्सम सहारा है मतलब संस्कृत है, तद्भव बाकी हिंदी होगा, जिनका रूप बदल गया वो तद्भव होगा, जो ऐसे के ऐसे आ गए वो तत्सम है। तो ये संस्कृत की ध्वनि है, कौन, री, संस्कृत का वर्ण है, संस्कृत की ध्वनि है जो हिंदी में ऐसा का ऐसा प्रयोग किया गया है, इसलिए 11 होती है। इन किताबों में कहीं अगर लिखा हो कि हिंदी में स्वरों की संख्या 10 है, तो इस बात की माने क्लियर हुआ, हाँ या ना। क्यों शामिल नहीं किया, तो उसके पीछे वो अपना कारण बताएगा, क्या कारण बताएगा कि ये संस्कृत की ध्वनि है। तुम मुझसे कहोगे कि संस्कृत की ध्वनि तो है ये, कि तत्सम शब्द तो, तत्सम वर्ण तो है, पर इसे हिंदी में ऐसा का ऐसा अपनाया गया है, इसलिए ये हिंदी में भी मान ली। समझ आया कि नहीं आया। तो हम कुछ शब्द हिंदी में संस्कृत की तरह पित्र लिखते हैं, मात्र लिखते हैं, री लगाते हैं नीचे, तो प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रयोग हो रहा है हिंदी में, पर वो ऐसा का ऐसा प्रयोग हो रहा है, रूप में परिवर्तन नहीं आया है। बात समझ में आई, आया। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी हुई, 11 उच्चारण के हिसाब से, और संस्कृत में स्वरों की संख्या 13। तो परंपरागत अध्याय शब्द कहीं लिखा, क्लियर है कि नहीं। ये कौन से है, अयोवार, अम की बिंदी कहते हैं अनुस्वार, और विसर्ग बिंदी कहते हैं क्या, विसर्गी कहते हैं। किसने बताए हैं, अयोग भाई ने। इनका प्रयोग काय के साथ होता है, स्वरों के साथ में होता है, काय के साथ होता है, स्वरों के साथ। किशोरीदास वाजपेयी ने इनको नाम दिया है कि जो योग न होने पर भी साथ रहे। कि व्यंजन को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले स्वर पढ़ रहे थे, यानी इनकी संख्या आपको बताई दी है सारी सारी। स्वरों का वर्गीकरण भी देख लिया हमने, बता दिया था ना कल, संधि स्वर, दीर्घ स्वर, ये सब बता दिए मैंने आपको। अब स्वरों का वर्गीकरण देख रहे हैं, काय का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखें उच्चारण एवं मात्रा के आधार, एक एक करके देखें, 4 प्रकार से पढ़ना है। कुछ मतलब ओठों के आधार पर, ठीक है, बोलने में ओठ कैसे कैसे हो जाए तुम्हारे, फिर उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर, फिर जीभ के आधार पर, मुख मुख द्वार के या मुख विवर के अनुसार मुख कैसा कैसा हो जाएगा, कितना खुलेगा। अब मुख नहीं मतलब सब मुख आ गया और रोज आ गए, बात तो एक ही हो रही है, नहीं। ओठ कैसे हो रहा है बोलने में, गोल हो रहे हैं कि कैसे हो रहा है, त्रिभुजाकार हो रहे हैं कि चतुर्भुज हो रहे हैं, ओठ ये अलग बात है, ठीक है ना। मुख कैसा हो रहा है, पूरा खुल रहा है, कम खुल रहा है, कि खुल ही नहीं रहा हो, कि मुंह अंदर ही खुलो, तो मुख क्या रहा है, जीभ बाहर निकल रही है के अंदर जा रही है, गोल घूम रही है, ऊपर लग रही है, नीचे लग रही है, उच्चारण के साथ कैसे बोलते हो आप, समझ आए ना। क्या कैसे बोलते हो आप, जब बोलते हो तो मात्रा के आधार पर बोला जाता है। बोल के देखो, आ पड़ोसी की मात्रा का अंतर आ रहा है, उच्चारण हुआ तो नहीं, देखेंगे सबसे पहले उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर देखते हैं, इसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर देखते हैं। तो उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखिए। अश्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर होते हैं, अश्व, दीर्घ, संयुक्त स्वर। कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी नाम मिल जाएगा, अश्व, दीर्घ और संयुक्त, ये भी नाम मिल जाएंगे आपको। समझ आया कि नहीं आया, खाना बोल दो अब कम से कम। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अश्व स्वर को, कौन से स्वर को। पहले तो देखो, पेपर बनाने वाला तुम्हें कैसे भी पागल बना सकता है, वो इतना ज्यादा होशियार है, वो हाथ में लग के ही न देगा कुछ। वो अलग तरीके से कोई, वो ये नहीं पूछेगा अश्व स्वर कितने होते हैं, अब पूछना ही नहीं है, तो आप जानते, वो जानता है कि जब पढ़ के आया लाल अपना, लाल बदल जाएगा वो, लाल का देखो क्या अंतर आएगा। वो इसका क्या कर लेगा, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द को प्रयोग कर देगा, वो यहाँ लिख देगा लघु, क्योंकि हमारे बच्चे तो इंटेलिजेंट है, लघु का मतलब जानते हैं, छोटा। तो अगले में लिख देगा छोटा स्वर कौन सा है? पागल हो जाओगे इन सब में। छोटा स्वर मतलब आती अकेला पूछा, चलो ये लिख दिया सबसे सीखो आए, बात समझ आ रही ना। छोटा स्वर कौन सा है, वो जहाँ भी जहाँ में ना आए, वरना कहीं जोड़ को समझ, उसको अगले पे जाए, को नाम लिख दिए।
एक मात्रिक स्वर कौन से होते हैं? तो क्या देगा वो, एक मात्रिक स्वर कौन से होते हैं? अब एक मात्रिक जिनकी मात्रा एक होती है, क्या वो काय के आधार पर भी दिख रहा है, मात्रा के आधार पर भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हाँ या ना? तो एक मात्रिक स्वर कौन से होते हैं? तो एक मात्रिक स्वर कौन से होते हैं? अश्वस्वरी होते हैं। कौन से होते हैं? अश्वस्वरी, जिनके बोलने में हमें दुगना समय नहीं लगता है, दुगना समय नहीं लगता है, एक बार में ही बोल जाते हैं जिन्हें। तो बेस्वर वर्ण जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर, लघु स्वर, छोटे स्वर, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। समझ में? या जिनकी मात्रा एक होती है, उन्हें हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी कि नहीं? जिनकी मात्रा एक होती है, उन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। गलत लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, अरे कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना? छोटा आ, छोटी ऊ, छोटा ऊ, और ऊपर आ गया, इनकी संख्या 4। भैया तो यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन बताते हैं, और तो लिए हिंदी तुमने बार पढ़ लिए, ऐसा क्वेश्चन देखिए मैं आपको बताता हूँ। पेपर बनाने वाले सब जानते हैं, पढ़ के कैसे सामने से पढ़े आओगे, बैठे आओगे, क्या तरीके से 4 किताब खरीदे और ज्यादा डिटेल जो भी मतलब रजिस्टर भरने में तुम्हारा सबसे अच्छा काम रहता है। देखो मैंने किसको आर्टिकल कर लिखा, असली मैंने लिखा तो बड़ा करके लिखा, कितना भर दिया, आधा पेज। कई बार कोई क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा आएगा तुम्हारा लिखा हुआ भी नहीं पड़ जाता है, तो क्या कहेगा इसलिए? हम संधि पढ़ते हैं, हाँ या ना? हिंदी में संधि है कि नहीं है? तो पूछेगा क्या हस्व स्वरों का संधि विच्छेद होता है क्या? तुम कहोगे अब यार तुम्हारा मन में एक हमेशा ही बात हो जाती है, नहीं तो नहीं है, तो ऐसे पूछेगा ही नहीं। मैं तो क्लास के हिसाब से बोल रहा हूँ, कोई ऐसे ही पूछे कि संधि होती है उसमें स्वर संधि होती है, और स्वर संधि में स्वरों का ही विच्छेद होगा कि नहीं? कोई ये पूछेगा कौन से ऐसे स्वर है जिनका विच्छेद होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? भाई स्वर संधि पढ़ते हैं, स्वर संधि में क्या होता है? स्वर कहाँ से, स्वर की जगह पे से विच्छेद होगा कि नहीं होगा? विच्छेद मतलब तोड़ना। तो पूछे भाई ऐसे कौन से स्वर है जो टूट जाते हैं? समझ आ रहा है मेरी बात? ध्यान रखना, मूल स्वरों का संधि विच्छेद नहीं होता है। अब पूछेंगे क्यों नहीं होता है? ये नहीं है, ख्याल हमने लिख लो, हाँ नहीं होता है, तो रटना होगा क्यों नहीं होता है। तो मूल स्वरों का अगर संधि विच्छेद कर दिया आपने, तो स्वर है वो आधा हो जाएगा, और स्वर आधा कभी होता ही नहीं है। ध्वनि आदि थोड़ी निकले, ध्वनि निकलेगी तो पूरी निकलती है ना, तो उससे पूरा रूप लिखते हैं हम, आधा रूप तो लिखते ही नहीं है ना। तो स्वर आधा हो जाएगा जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि मूल स्वरों का संधि विच्छेद नहीं होता है। समझ आया कि नहीं आया? ना, मूल स्वरों का संधि विच्छेद नहीं होता है, इनका संधि विच्छेद नहीं होता है। यही मूल स्वर है। अश्व स्वर को क्या कहते हैं हम? मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर होते हैं और इनका संधि विच्छेद नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? और इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। समझ आए ना? मात्रा के हिसाब से परिभाषा दे, जिनकी मात्रा एक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर होता है, और इनका संकेत इनकी मात्रा के अनुसार खड़ी पाई होता है। ये काय से दर्शाया जाता है? खड़ी पाई से। काय से? खड़ी पाई। खड़ी पाई देख लो, खड़ी पाई कैसी है? तो एक होता है खड़ी पाई। तो देखा होगा ना, छंद पढ़ते हैं, छंद में देखा है वन ऐस ऐस करके चलते हैं कि नहीं चलते? तो यहाँ एक बना दे तो आपका मतलब होता है एक मात्रा। छंद पढ़े है ना? छंदों की मात्राओं की गिनती करी होगी कभी जिंदगी में? देख रहे हैं जैसे बंगाली भाषा पढ़ के आओ, ज्यादा ही ना। समझ आया कि नहीं आया? पाँच सर कंप्लीट हुआ।
स्वर की संख्या कितनी है? 4। ये हुआ तो नहीं है, आया ना। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, इन्हें छोटे स्वर भी कहते हैं, इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें खड़ी पाई से दर्शाया जाता है क्योंकि इनकी मात्रा एक होती है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं है? इनका क्या नहीं होता? संधि विच्छेद नहीं होता। क्या नहीं होता? संधि विच्छेद। मुझे लगता है सब यहाँ से पाओ, आया ना। आंग देखिए, अगला है दीर्घ। क्या है? दीर्घ। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन इसे ही सुनो। कोई पूछेगा दीर्घ स्वर कितने, उच्चारण के हिसाब से या मात्रा के हिसाब से दीर्घ स्वर्गों की संख्या, तो पूछेगा दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, ये पूछेगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन आपको है 7, 7, 2, ये ऑप्शन आए, आपको इस खाते में लगाना है 7। समझ में आएगा? क्यों लगाना है वो सुनना आपने, पहले दीर्घ स्वर को देखना। अब दीर्घ स्वर भी देखिए कैसे जाएगा। दीर्घ का एक और नाम आ जाएगा लघु, लिखा था तो यहाँ जाएगा क्या? शुरू। क्लियर है? छोटा लिख रहा था तो आ जाएगा क्या? बड़ा। और एक मात्रा की जगह आ जाएगा दुई मात्रा। नाम होगा इस तरीके से। गुरु स्वर कितने होते हैं? आ जाएगा गुरु स्वर कितने होते हैं? गुरु स्वर कितने होते हैं? सुनिए इधर ध्यान से, किसी लिखते हैं। लघु, इसका नाम लिख दिया मैंने गुरु, ये हो गया बड़ा, ये हो गया दुई मात्रा। हो गया? सुनो ध्यान से, एक और चीज आपको यहाँ दिख रही होगी, मेरी नजर से भी नजर खराब हो जाएगी, मेरी नजर। ठीक है बेटा, अर्थ का दीर्घ क्या कहेंगे? अर्थ का दीर्घ क्या है? विलोम है? विलोम है क्या नहीं? अपोजिट है कि नहीं है? अर्थ का क्या दीर्घ? विलोम है। लघु का गुरु, छोटा का बड़ा, एक मात्रा का चीज देखिए। और मान लो लघु आ गया, कि लघु का विलोम शब्द क्या होता है, तो ये लग जाएगा क्या? लग जाएगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा कि नहीं? लघु का बड़ा लग जाएगा क्या? लघु का दुई मात्रा लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा तू, तुम लगाए यू सब रे। ठीक है, फिर नंबर में खा जाऊंगा सबको। ध्यान रखो, एक चीज सिखा रहे हैं, सुनिए ध्यान से, एक और आपको परिभाषा के साथ। तत्सम शब्द का विलोम तत्समी होता है, सद्भव का विलोम सद्भव होता है। समझे? संस्कृत के शब्दों का विलोम संस्कृत, ही के शब्दों का विलोम ही। समझ में आएगा? आज संस्कृत है तो इसका विलोम संस्कृति ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं? जो जैसा है विलोम भी उसका ऐसा ही होगा। पांच में खुद ही देखोगे, छोटे देखोगे, छोटे बन गए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तत्सम का विलोम तत्सम और तद्भव का विलोम तद्भव, इस चीज का ध्यान रखना। तो वहां रखेंगे ध्यान कर, आज से गांठ बांध ली, नहीं कहूंगा। ठीक है ना? बांध ली। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। एक परिभाषा दुई मात्रा से बन जाती है कि जिनकी मात्राएं दो होती हैं उन्हें दुई मात्रा स्वर कहते हैं। ये परिभाषा यहाँ से हो जाएगी नहीं क्या? जिन स्वरों की मात्रा दो होती है उन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और इनका संकेत अंग्रेजी के एस के समान होता है। एस नहीं, एस, अंग्रेजी के एस के समान होता है। तो छंद पढ़े होंगे तो उनमें आपने एक और ऐसा ही देखे होंगे कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आ रहा है कथी? लघु और गुरु मात्राएं होती है कि नहीं होती? तो लघु की मात्रा एक और गुरु की मात्रा दो।
2 को ऐसे ही दर्शाते हैं कि नहीं दर्शाते? इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। 7 में देखो आ बड़ा, ई बड़ी, ऊ बड़ा, अब आ जाएगा ए, फिर आ जाएगी आई, फिर आ जाएगा ओ, और फिर आ जाएगा औ। जो है कितने? 7। अब मैंने 7 आपको कब लगवाए? जब उसने 3 ऑप्शन नहीं दिए। 7 मैंने कब बोला था? जब ऑप्शन में क्या नहीं था? 3। तो 3 नहीं होगा तो फिर भी कभी लगा के आओगे, कहीं जगह आओ, क्वेश्चन नहीं गलत आओ। वहां से लगवाना चाहता है 7 अब, क्योंकि इसमें दीर्घ और संयुक्त को मिला दिया है। किसको मिला दिया है? दीर्घ और संयुक्त को मिला दिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ या ना? तो ये कितनी हो जाती है उनकी संख्या? 7 होगी। सब समझ आ रहा है अपनी बात। पढ़ो लिख मान, पेपर जो बनाए बात पढ़ो लिख मान तो करेंगे। ऐसा नहीं करा वो। जय माता दी। इतना तो सोच समझ के पेपर बनाएगा वो। ऐसे नहीं कि क्या कर मान तो भी लगा के रखेंगे। क्वेश्चन गलत हो जाए, व्यापम में 4-5 हो जाते, एक जगह गलत है, कोई दिक्कत नहीं। इस वक्त देगा तो 3 दे रहा है तो 7 नहीं देगा, 7 देगा तो 3 नहीं देगा। तो वो क्या चाहता है वो ही जानता है। उसके चाय के हिसाब से तुम्हें ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तुम्हारी चाय से चाहे कि हमें ऐसी बात कर, तुम नहीं करेगा। आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आई? हाँ या ना? एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 स्वरों को ही हम संधि स्वर कहते हैं। 3 स्वर को ही हम संधि स्वर कहते हैं, क्योंकि ये वे स्वर है जिनका संधि विच्छेद हो जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? हम संधि स्वर भी कहते हैं। उपाय क्या? ये क्या कहते हैं? हम संधि स्वर भी कहते हैं। तो संधि स्वर कहते हैं तो कुछ ना कुछ संधि की तो एग्जाम्पल बन जाते होंगे इसमें। तो हाँ, इधर अगर मैं ए और ओ को मिला दूं तो ए और ओ को मिला दूं तो गुण संधि बन जाती है। गुण स्वर संधि। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। अगर मैं आई और औ को मिला देता हूं तो बन जाती है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी बन जाती है? वृद्धि स्वर। अभी दीर्घ नाम है तो दीर्घ स्वर संधि तो है ही इसमें। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि तो है ही ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो संधि बन रही है कि नहीं बन रही? इसलिए ये कहते हैं क्या? संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। और लास्ट की अगर मैं इसमें से स्टार हटा दूं तो ये बन जाता है क्या? संयुक्त स्वर। क्या बन जाता है ये? संयुक्त स्वर बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बन जाता है? संयुक्त स्वर बन जाता है। तो संयुक्त स्वर की परिभाषा देख लीजिए अपन। दो असमान स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी मात्रा भी 2 ही होती है। इनकी मात्रा भी कितनी होती है? 2। या की मात्रा कितनी? इनकी संख्या कितनी है? 4। अगर संयुक्त नाम से पूछता है तो कितने हो जाएंगे? 4। और 3 अकेला आता है तो 3 लगा ही दोगे तुम। हाँ या ना? और सब में 3 नहीं हुआ तो क्या लगा दोगे आप? 7। दोनों चीज समझ में आ गई या नहीं आई? हम बोल दो आप। अगर पेपर में आ गया संयुक्त स्वर कितने होते हैं तो क्या लगेगा? 7 लग जाएगा। अब नहीं लगेगा। ये संयुक्त शब्द आ रहा है। संयुक्त मतलब 2 असमान स्वरों के मेल। तो फिर 7 नहीं लगा, फिर कितना लगना है? 4 ही लगना है। क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? परिभाषाओं पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो परिभाषा पेपर में नहीं आना है। समझ में आया कि नहीं आया? परिभाषाओं का के हिसाब से चीजें कम आई, क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? संयुक्त अगर आ गया कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं तो कितना आंसर होगा? 4। क्लियर है? दीर्घ कितने हैं? 3 या 7 लगेंगे। जब 7 लग रहे हो तो क्या गिनवा रहा होगा? साथ में वो संयुक्त को हिसाब से गिनवा। और संयुक्त के साथ कभी भी दीर्घ नहीं लगेगा, तो दीर्घ क्या है? 2 समान स्वर। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले पढ़ा? हाँ या ना? क्लियर हुआ? ये उच्चारण के हिसाब से पढ़ रहे हैं या मात्रा के हिसाब से पढ़ रहे हैं?
मात्रा के हिसाब से एक मात्रिक पढ़ के आए, ये हो गया द्विमात्रिक। द्विमात्रिक का संकेत क्या है? अंग्रेजी का एस। एक मात्रिक का है खड़ी पाई। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है प्लुत स्वर। क्या जाता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लस स्वर कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी के एस व हिंदी के टी से दर्शाया जाता है। क्या? हिंदी के एस या फिर एस से तो अल्फा दर्शाता हूँ दीर्घ। हाँ या ना? तो अब एस लग गया तो तुम बैठका गिनोगे प्लस से दीर्घ। आए प्लस का भी क्या लगेगा? अगर एस लगा आ गया तो आप उसे प्लस गिनेंगे तो दीर्घ गिनेंगे? तो फिर प्लस का गिनेंगे। मैं बता पा रहे हैं? नो ध्यान। एस तो आएगा साथ में, लेकिन अलग तरीके से एस बना है। तो अलग तरीके से एस चलिए दिखाए कैसे आएगा वो? कैसे बना था? ऐसे जैसे बनाओ तो है प्लस। समझ आया कि नहीं आया? अगर एक ही एस आ गया, एक ही एस आया तो है दीर्घ। और बन रहे हैं दो तीन एस, लग रहा हो डैश, तो बन रहा हो का प्लस। इसका मतलब होता है अपूर्ण। क्या मतलब होता है? अपूर्ण। अपूर्ण मतलब रुकने नहीं है, चालू रहे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो चालू करवाना है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लस स्वर कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी के एस और हिंदी के तीन से दर्शाया जाता है। इनका उच्चारण आ के रूप में, आ के रूप में, आ के रूप में होता है। इन स्वरों का प्रयोग मुख्य रूप से संस्कृत साहित्य के अंतर्गत होता है और गानों में भी इनका उपयोग होता है। हाँ या ना? पहली बात मैं आपको ये बता दूं, हाँ ये सही है कि ये संस्कृत में इनका उपयोग होता है, लेकिन ये भी बिल्कुल सत्य है कि हिंदी में भी इनका उपयोग होता है। तुम बोलचाल में प्रयोग करते हो क्या प्लस का? तुम्हारे घर में तुम्हारी माता प्रयोग करती है काय का? प्लस का। पिताजी प्रयोग नहीं करते, वे प्रयोग करवा देते हैं घर में प्लस का। इसका प्लस करेगा और कैसे करवा देते वो देखो। तो मान लो तुम पढ़े नहीं, तुम आवारागर्दी करते हो, पिताजी ने जूता लाओ दो और जोर से दे दे, तुम क्या करोगे? रोगे। अब रो रहे हो, तो का है प्लस। रुक नहीं रहे ना? समझे ही नहीं रहे। प्लस सर का उपयोग हो रहा है तुम्हारे द्वारा, क्योंकि बचपन से हम देवनागरी भाषा, भगवानों की भाषा सीख कर आते हैं, तो ऑटोमेटिक शरीर से निकलती है वो संकेत और उसकी ध्वनि निकलती है प्लस के रूप में। कैसे करते हो तुम? करके बताओ। छोटा बच्चा रोता हुआ दिखता, क्या कर रहा होता है? बड़ा शांति से रोता है, याद आगा फिर रोने लगता है, तो भूल गया, फिर रोने लगता है। अब कैसे रोता है वो? ध्वनि निकालता है तो लगातार ही निकालता रहता है ना। कौन सी ध्वनि निकाल रहा है वो? प्लस ध्वनि। कौन सी? प्लस ध्वनि। एक और आप कहाँ, जैसे कोचिंग है, ठीक है ना, या कोई ना हो तो अब यार मैं बोलूँ उसमें कुछ तो आवाज गूंजेगी मेरे बोलने के बाद। तो खाली कमरे में किसी व्यक्ति के बोलने पर जो अपोजिट ध्वनि सुनाई देती है, तो वो ध्वनि काय का रूप होती है? प्लुत ध्वनि का रूप होती है। काय का रूप होती है? प्लुत ध्वनि। गूंजती है ना भाई, तो हमने आ कह रही तो गूंजती लगा, ऐसी आवाज आती है कि नहीं आती? तो कौन सी ध्वनि आ रही है? प्लुत ध्वनि। कुएं में आपने बाल्टी फेंक दी, पत्थर फेंक दो तो धम, कौन सी ध्वनि? प्लुत ध्वनि। मंदिर में गए, भगवान के आगे घंटा बजा दिया तुमने तो गूंजती है आवाज, कौन सी ध्वनि? प्लुत ध्वनि। समझ आया कि नहीं आया? तो हिंदी में का देसी भाषा में तक प्लुत ध्वनि आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? तो हिंदी में भी प्लुत ध्वनि का उपयोग होता है। समझ आया कि नहीं आया? गानों में होता ही है। जिस गाने में आपको आखिरी का अक्षर लगातार बोलने जा रहा है, तो उसमें आप क्या लगा देते हो? उसके आगे ये वाला निशान लगा देते हो, क्लास चालू रही है। हाँ या ना? जैसे ऐसे बस हो गई है। पढ़ो, पढ़ो भैया। है, आप पढ़ो। हाँ,
कहाँ आ रहा है यार? माइया, माइया, और माइया पढ़ लूंगा। आप इसके आगे का लेना देना, आप कहाँ से जाएगा बिल्कुल से? आप पढ़िए। माँ मतलब माँ बड़ा कर दिया तो बीच में हार रहा था। मैं तो ना पावा। क्या पढ़ेंगे से? भैया नहीं पढ़ेंगे यार, ये लगा दिया ना अब तो। पढ़ के बताओ। हाँ, इधर देखो इधर। पढ़ के देखो। पापा रे। अब पढ़ के बताओ। क्या आवाज निकलेगी इससे? रे। ये आएगा कि नहीं आएगा? मतलब इसका होता है लास्ट वाला वर्ड होता है उसे रिपीट करना पड़ता है ना? ये आएगा कि नहीं आएगा? रे आएगा या आएगा। हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हो? एक एग्जांपल आप भी देखिए, जैसे ओम बनता तो ऐसा है ओम। हाँ या ना? तो लिखने का तरीका ये होता है कि नहीं? ओम, ये तीन आ गया, मतलब ओ का क्या करना है आपको? तीन गुना समय लगाना है बोलने में। कितना समय लगाना है? तिगना। हाँ या ना? हाँ करो। बहुत बढ़िया, तदास्तु। मिल गए, मिल गए। तो वो तो सही जगह है। क्वेश्चन सुनो यहाँ से आप। जी, मैं आपसे पूछता हूँ। इतना तो सुन लिया आपने, बता दिया, व्यवहारिक भी बता दिया पूरा। अब अगला क्वेश्चन सुनो। शुद्ध वर्णों की संख्या क्या? शुद्ध वर्णों की संख्या। जैसे स्वर, अश्व स्वरों की संख्या कितनी बोली? 3 स्वरों की संख्या बोली। अब मैं प्लस स्वरों की संख्या पूछता हूँ कितनी? देखो इधर, प्लस स्वरों की संख्या कितनी है? प्लस स्वरों की संख्या है 8। कितनी है? 8। उनकी संख्या 8। ठीक है, 8। ये तो देखिए, हिंदी तो ऐसी है, जो पढ़ा रहे हैं ना, होंगे नहीं कहीं झपकी ले नहीं बाबू, नंबर हम खा जाए। क्योंकि आप देखिए जो लिख रहा है ना, उसमें कहीं के नोट्स मिल जाएंगे हम। नोट्स तो हम ऐसे देंगे, वहां में साथ और खा जाएंगे। जो पढ़ेगा ना, कोई पढ़ेगा। जो पढ़ेगा कोचिंग को, क्लास को पढ़ेगा, उसे ही नंबर मिलेंगे। तो चीजें क्या है कि अभी नोट्स में सारी की सारी दे दी, पहले उसकी वैल्यू नहीं निकलती, ऐसे ही नॉर्मली पढ़ जाते हैं। तो जोर लगा के दिलवाया जाता है, जिससे कि क्वेश्चन बन सके और हम आंसर लगा सके। तो मैं किताब उठा कर देखी आपने ली, हिंदी दे दिया, प्लस सौ संख्या कितनी? समझ में आया? केवल इतना समझते संस्कृत में उपयोग होता है, लेकिन संस्कृत में नहीं, इनका उपयोग हिंदी में भी होता है। काय में होता है? हिंदी में। अगर हिंदी में कोई तत्सम शब्द है तो वह प्रयोग हो जाएगा, गानों में प्रयोग होता ही है। ठीक है, जिस शब्द पे हमें जोर देना है वहां कर देते हैं इसका प्रयोग, और लगा के कायगा और एस एस करके और डैश डैश करके लगा देते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब इनकी संख्या 8 है, तो 8 पर कौन से? पहला क्वेश्चन दिए जाए, ये 8 कौन से? तो 8 का नाम सुनिए कौन से? ये 8 है, आप प्लस 7 जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? मैं बोल दो। अब आप क्या हो सर, आ गई, आ गया आंसू में से, तो फिर छोटी ई, छोटा ऊ और रेड क्यों नहीं बनेगा? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, फिर क्यों नहीं? तो सुनिए उनका क्यों नहीं आया। ये होते हैं हमेशा रंग संख्या लिखी हमने 4, ये होते आ, आ, ई, चार, छठी, सात, ठीक है। आप ही कर दोगे अभी आगे मुझे। आ को आप प्लस की तरह देखो, इसकी परिभाषा में तो लक्ष्य लिखा ही है कहाँ? प्रिकॉशन आ के रूप में होता है। काय के रूप में? आ के रूप में। आ के रूप में उच्चारण करेंगे तो कैसे होगा? ऐसे चलेगा, कैसे चलेगा? आ।
ठीक है, कैसे होगा? क्या नहीं होगा ना, क्योंकि वो आ करें तो बड़ा हो गया ना, है ना। तो हमें तो आ को 3 गुना समय लगाना, तो आराम से कर, लेकिन ई का करो आप, ई बड़ी हो जाती है। ई करोगे ज्यादा तो काय बदल जाएगी, बड़ी बीच में बदल गई ना। ई को अगर आप लगातार बोले तो काय बदल जाएगी, बड़ी ई में बदल जाएगी। और फिर बड़ी ई को और ज्यादा बोलोगे ना तो वो प्लस होता है, तो फिर हम बड़ी को जाएंगे ना। छोटी बड़ी में बदल रही और बड़ी प्लस में बढ़ी, तो बड़ी को जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ या ना? ऐसे ऊ को क्यों बड़ो होगा, तो मतलब बड़ो होगा वो, समझ में आया कि नहीं आया? ऊ को आज ज्यादा बोलोगे तो क्या बदल जाएगा वो, बड़े ऊ में बदल जाएगा। फिर बड़े ऊ को और ज्यादा कहेंगे तो काय बदल जाएगा, प्लस में। तो फिर बड़े ऊ को प्लस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब रेल पे जाओ, रेल को ज्यादा बोल देंगे कर दियोगे ना, तो काय में बड़ी री हो जाएगी, ये दीर्घ री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये दीर्घ री हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? हाँ तो ना, पहले पढ़ा कि नहीं कि हमने संख्या कितनी लिखी है, 8 कितनी होती है, 8। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या आपको उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण समझ में आया कि नहीं आया? कि अपन क्वेश्चन लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? हाँ या ना? यही हो गया हमारा काय के आधार पर, उच्चारण के आधार। क्लियर है कि नहीं? इसका बिंदु को हम चल पाएंगे।